क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन फिजिक्स का ये चैप्टर है। और ऐसे मान के चलिए तो फिजिक्स में ये फर्स्ट चैप्टर मोशन आता है, क्लास 9 का है ये। तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा अच्छा लगे तो ये वीडियो। और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारा वीडियो जो आप तक पहुंच सके और आप जो हैं कुछ नए और कुछ अलग वे में एकदम शॉर्टकट तरीका से ही, कुछ ज़्यादा मतलब उतना आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़े और आप जो है हमसे डायरेक्ट इस वीडियो के माध्यम से जो है कुछ सीख सकें फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन में। तो चलें अब हम वीडियो की तरफ। चैप्टर 8 मोशन जो है, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि कुछ की कंसेप्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें मोशन का दिया हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मोशन और ग्राफ का, फिर इक्वेशन है मोशन का, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में है। तो ये सब की कंसेप्ट हैं, ठीक है। तो हम पहले जो है मोशन की तरफ बढ़ते हैं। मोशन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। मोशन को हिंदी में कहते हैं हम लोग गति। आप देखिए देखे होंगे कि इसका गति जो है ऐसा है, इसका गति कम है, इसका गति ज़्यादा है, आप सुने होंगे। तो देखिए मोशन जो होता है कि यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक। और एक्सीलरेशन और वेलोसिटी ये सब आप जानते होंगे। तो मोशन क्या होता है कि मोशन में कोई मूविंग बॉडी जो रहता है उसको हम लोग मोशन कहते हैं। तो हम जो आज क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन दिया उसी का आंसर हम देखेंगे और आपको समझाएंगे जो जो दिया हुआ है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 का जो तो देखिए कह रहा है कि मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी। कह रहा है कि अ पार्टिकल इज अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हैज मास बट इन्फिनाइट सिमल साइज। सेकेंड कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट्स मोशन इज इट्स लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू अ चोजन रेफरेंस पॉइंट इन द डायग्राम। द रोड साइन द रेफरेंस पॉइंट। फिर कह रहा है कि मोशन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। बोथ डिस्टेंस एंड टाइम आर इम्पोर्टेंट इन डिस्क्राइबिंग मोशन। फिर कह रहा है कि समटाइम्स यू नो मोशन हैज अकर्ड even if you didn't see it happen, melt truck। फिर कह रहा है रिलेटिव मोशन, when two objects are moving in a plane either in same direction or opposite, each have relative motion with respect to second example, a person sitting in a train and watching a tree. In this case tree is stable but is assumed to be moving but with respect to train। तो इसको समझा देते हैं, आप समझिए। कह रहा है कि ए पार्टिकल इज अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। एक पार्टिकल जो होता है मतलब वो पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट वो होता है, ठीक है। और उसका मास होगा, मास तो होगा लेकिन वो जो है इन्फिनाइटसिमल साइज का होता है, ठीक। ये चीज़ कह रहा है। फिर सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है उसका लोकेशन जो है वो उसके रेफरेंस पॉइंट के साथ में जो है रिस्पेक्ट करता है। अगर डायग्राम में देखें तो जैसे रोड का जो साइन होता है वो रेफरेंस पॉइंट होता है। मोशन देखिए जब एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज करता है डिस्टेंस और टाइम के साथ, तो हम लोग मतलब कहते हैं कि वो जो है मोशन में है। अब कह रहा है कि समटाइम्स यू नो मोशन हैज अकर्ड इवन इफ यू डिडंट सी इट्स हैपन, मेल्ट ट्रक। जैसे कह रहा है कि कभी क्या होता है कि हम
आप लोग जानते हैं कि मोशन जो है वो दिखाई नहीं देता है, ठीक, जैसे उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, तो इस तरह के भी होता है। अब एक जो होता है रिलेटिव मोशन होता है, तो मतलब कि जो दो ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट मूविंग करता रहे एक प्लेन में, मतलब कि उसका डायरेक्शन जो है सेम भी हो सकता है या अपोजिट भी हो सकता है, ठीक, मतलब कि एक ही डायरेक्शन भी हो सकता है या अलग भी हो सकता है, तो उसका हर एक रिलेटिव मोशन होता है सेकंड के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? मतलब टाइम का जो सेकंड रहता है उसके रिस्पेक्ट के साथ में उसका जो है रिलेटिव मोशन रहता है। जैसे कोई आदमी जो है ट्रेन में बैठा है और पेड़ को देख रहा है, तो इस केस में आप देखिएगा कि स्टेबल रहता है, ठीक, लेकिन आप जब देखेंगे कि वो मूविंग करता रहता है, ठीक, ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो मूविंग करता रहता है। जैसे हम लोग ट्रेन पर बैठे हुए रहते हैं तो देखते हैं ना पेड़ पौधा को, तो लगता है कि वो भी मेरे साथ में चल रहा है, इस तरह से लगता है, लेकिन वो क्या होता है कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में हम लोग को वो दिखाई देता है। ऐसे हम लोग जो है स्टेबल रहते हैं। अगर हम लोग स्टेबल रहते हैं, जब हम लोग ट्रेन से उतर के देखें तो वो चीज़ तो वहीं के वहीं रहेगा, थोड़ी ना वो चलने लगेगा। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस का मतलब समझिए, हाउ फॉर एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन टोटल। मतलब कि डिस्टेंस जो होता है वो मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट के मूव होने से जो है उसका डिस्टेंस हमको पता चलता है, ठीक, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है डिस्टेंस का। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है उसका जो है एक पोजीशन होता है, मतलब कि उसका एक ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन होता है और एक पोजीशन होता है कि कहाँ से वो स्टार्ट किया और कहाँ वो ख़त्म हुआ और किस डायरेक्शन में वो गया। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस है। तो डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक, और ये जो होता है स्केलर क्वांटिटी का होता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी का होता है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी के क्यों, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, दोनों होता है। लेकिन डिस्टेंस के पास जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी में आता है। अब स्पीड देखिए, स्पीड देखिए बता रही है क्या होता है, द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय में जो टाइम दिया है उसी टाइम के रहते भर वो कितना डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट किया, ठीक, उसको हम स्पीड कहते हैं। क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, और टाइम एक गिवन टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, वो स्पीड कहलाता है। तो इसीलिए स्पीड का फॉर्मूला जो है डिस्टेंस बाई टाइम है। अब देखिए एसआई यूनिट जो होता है स्पीड का वो मीटर पर सेकेंड, और मीटर हुआ डिस्टेंस का, टाइम का हुआ सेकेंड, इसीलिए मीटर पर सेकेंड। अब कितने तरह के स्पीड होते हैं, टाइप ऑफ स्पीड, तो एक तो कांस्टेंट स्पीड रहता है और एक चेंजिंग स्पीड रहता है। जैसे कांस्टेंट स्पीड क्या होता है, तो स्पीड डज नॉट चेंज, जैसे सेट योर कार ऑन क्रूइज कंट्रोल, मतलब कि कांस्टेंट स्पीड का मतलब कि देखिए पहले वो स्टार्ट हुआ कितना के स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 15। अब 15 के बाद जो है अब बढ़ ही नहीं रहा, उतना का ही उतना स्पीड रहे, 15 15 15 15 15 रहे पूरा एकदम, मतलब लगातार एकदम 15 अब रहे, अब ना 15 से कम हो ना ज़्यादा हो। तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट स्पीड हो गया। मतलब कि जैसे मान लें कोई गाड़ी चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, अब वही गाड़ी जो है 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, या वो गाड़ी 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जो है चलते जा रहा है, एकदम कांस्टेंट हो गया, एकदम वही स्पीड से ही जा रहा है, ना कम ना ज़्यादा। तो यही जो होता है कांस्टेंट स्पीड होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।
चेंजिंग स्पीड क्या होता है? तो चेंजिंग स्पीड जस्ट इसका उल्टा होता है। जैसे कह रहा है कि राइडिंग अ बाइक फॉर 5 किलोमीटर, हम कोई बाइक से जो है 5 किलोमीटर जाते हैं, ठीक। तो कह रहा है कि टेक ऑफ एंड इंक्रीज स्पीड, स्लो डाउन अप हिल्स, स्पीड अप डाउन हिल्स, स्टॉप फॉर स्टॉप साइन, द ट्रिप टुक यू 15 मिनट। अब देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है कि अब देखिए पहाड़ी वाला जो ऊपर ऊपर खापर आ रहा है, तो वहाँ पर स्पीड में चेंजिंग देखने को उसको मिल जा रहा है, ठीक। मतलब स्पीड में कुछ उसके चेंज आ रहा है, तो वही तो चेंजिंग स्पीड है। मतलब कि अब 5 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, तो वो जो 4 किलोमीटर के स्पीड हो गया। जब ऐसा बड़ा एक ठोकर जिसको बोलते हैं, ऊंचा ऊंचा लगाया हुआ रहता है ना, जिससे स्पीड को रोका जाए, तो वो चीज़ के कारण जो उसका स्पीड कम हो गया। या वो चीज़ नहीं होने के कारण कोई हाईवे पर चल गया तो उसका स्पीड पूरा ज़्यादा हो गया। कोई पहाड़ी इलाका में गया तो उस पहाड़ी वाले रोड ये सब में, तो वहाँ पर जो है रोड ख़राब हो तो उसका स्पीड घट गया। तो मैंने स्पीड को घटना बढ़ना, स्पीड का चेंज करना, वही चेंजिंग स्पीड हुआ, बाकी कुछ नहीं है। दिमाग नहीं लगाइए तो अच्छा रहेगा। आगे देखिए, आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आप लोग को आसानी से समझ में आएगा, ये बात को ध्यान में रखिए, ठीक। ज़्यादा आलतू फालतू दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो मेन कंसेप्ट हम उसी के आधार पर बताते हैं। एवरेज स्पीड, आप देखिए कोई स्पीड या कोई भी चीज़ का एवरेज होता है कि भाई एक एवरेज होना चाहिए ना कि इतना के स्पीड से चलो, एक एवरेज होना चाहिए ना कि इतना के स्पीड से ही गाड़ी चलाना चाहिए। तो उसी तरह से एक एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाए? मतलब उस गाड़ी चल रहा है उतना के स्पीड में, तो इसका एवरेज स्पीड कितना होगा? मतलब अधिकतर बार वो जो है एक कितना, मतलब कि वो किया होगा। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले टोटल डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं। जितना टोटल डिस्टेंस रहता है लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस। जैसे मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर हम लिख दिए। अब टाइम कितना लगा टोटल 10 किलोमीटर जाने में, तो मान लेते हैं हमको 2 घंटा लगा, ठीक। तब 2 घंटा लगा, 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो आप इसको डिवाइड कीजिए, तो 2 से 10 को कीजिएगा तो हो जाएगा 5। मतलब कि वो जो है 5 के मतलब एवरेज स्पीड में जा रहा था वो। इंस्टेंटेनियस स्पीड, आप देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है कि स्पीड एट एनी गिवन टाइम। मतलब कि ऐसा स्पीड, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं ना, तो उसी समय आपसे कोई बोल दे, एकदम इंस्टेंट स्पीड बताइए, एकदम तुरंत का स्पीड बताइए। आप गाड़ी चला ही रहे हैं वही स्पीड बताइए, आप कितना के स्पीड में जा रहे हैं तुरंत बताइए, चल रहा है जो स्पीड वही स्पीड बताना है। तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। जैसे देखिए, आपका दोस्त जो है आप जा रहा है गाड़ी से, ठीक। वो 2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ठीक। किलोमीटर नहीं, 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है। आप उससे कॉल लगा के कहिएगा कि भाई तुम कितने के स्पीड में हो, तो बोलेगा कि भाई हम 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड में, तुरंत देख के बोलेगा। देखिएगा कि उसका जो ऑडोमीटर में कितना स्पीड दिखा रहा है, वो जो स्पीड दिखाएगा 2 मीटर पर सेकंड का, तो बोलेगा 2 मीटर पर सेकंड के। फिर मान लो बढ़ गया तो बोलेगा 3 मीटर पर सेकंड के, फिर बढ़ा तो बोलेगा 5 मीटर पर सेकंड के, इस तरह से। तो वो चीज़ होता है एक इंस्टेंट टाइम में, एक तुरंत वही समय का जो स्पीड रहता है वो चीज़ को मेजर करना इंस्टेंटेनियस स्पीड का रहता है। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? तो देखिए वेलोसिटी का मतलब होता है जिसके पास डायरेक्शन हो, ठीक। और जैसे देखिए इंक्लूड्स स्पीड एंड डायरेक्शन, जिसके पास स्पीड और डायरेक्शन दोनों हो वो वेलोसिटी होता है, ठीक। अब जैसे मान लेते कोई तूफान आया, अब तूफान आया ना तो 20 किलोमीटर पर आवर के, मतलब 1 घंटा में 20 किलोमीटर पूरा तूफान से घूम जा रहा, तूफान इतना के स्पीड से। तो इसमें क्या बता रहा है कि 20 किलोमीटर 1 घंटा, ठीक। तो 20 किलोमीटर 1 घंटा बता रहा है। आप उसमें डायरेक्शन बता दें कि 20 किलोमीटर 1 घंटा में नॉर्थ के तरफ से किया है, तो अब ये क्या हो गया, अब इधर ये बता दिया कि इसका वेलोसिटी, ये डायरेक्शन भी बता रहा है। तो डायरेक्शन जो बताता है ना उसको कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। अब कह रहा है कि शुड यू बी सीकिंग शेल्टर,
सपोज टू ट्रेन्स आर गोइंग विथ सेम स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दे आर हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी। अब देखिए मान लेते हैं कि दो ट्रेन है, जा रहा है सेम स्पीड से, लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। एगो उधर जा रहा है ट्रेन, तो एगो इधर जा रहा है ट्रेन, ठीक, अलग अलग स्पीड में जा रहा है। तो उसका क्या होगा, स्पीड सेम है और वेलोसिटी इसका क्या है, सेम है नहीं ना है। मतलब कि क्यों सेम नहीं है, क्योंकि एगो ट्रेन उधर जा रहा है वो डायरेक्शन में, एगो ट्रेन इधर डायरेक्शन में जा रहा है, इसका वेलोसिटी में डिफरेंस देखने को मिला कि नहीं। तो बस आप कह सकते हैं कि ये जो है वेलोसिटी में डिफरेंट है, इसका इसका वेलोसिटी में डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। इसका वेलोसिटी सेम नहीं है, सिर्फ स्पीड सेम है। समझ में आया। अब आगे देखिए, एक कार है वो जा रहा है पूरा ओवल ट्रैक को करते हुए कांस्टेंट स्पीड से, और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, लेकिन उसका वेलोसिटी जो है एक पॉइंट पर है। जैसे एक गाड़ी रहे वो जाए अपने माने ओवर ट्रैक करते हुए एक ओवर ट्रैक से, लेकिन जो है उस गाड़ी का जो है स्पीड कांस्टेंट है, मतलब कि वही स्पीड दोनों का है, माने कि वही स्पीड से वो जा रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, लेकिन एक पॉइंट के तरफ वो जा रहा है। मतलब एक फिक्स पॉइंट है कि उधर के तरफ जाएगा, वो जाएगा तो उधर ही जाएगा। तो उसका क्या रहा है, इसका पता चल रहा है कि अब कोई एक ट्रेन इधर से गया, चाहे कोई कार गया तो यहाँ जाएगा, तो इस डायरेक्शन की तरफ जाएगा इसे। तो मतलब ये बता रहा है कि ये जो है इसका वेलोसिटी एक पॉइंट पर है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन देखिए क्या होता है, एनी चेंज इन वेलोसिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। कोई चेंज हो वेलोसिटी में, कोई भी चेंज हो वेलोसिटी में, एक पीरियड ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी में चेंजिंग हमको देखने को मिलता है ना, उसी को एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन नहीं समझ में आया, देखिए समझा रहे हैं। गाड़ी के एक्सीलरेटर होता है ना, गाड़ी के एक्सीलरेटर आप बढ़ाते हैं ना, गड़िया के एक्सीलरेटर पूरा, तो गाड़ी के एक्सीलरेटर बढ़ता है, तब बढ़ने के कारण क्या होता है, गाड़ी चले लगता है स्पीड में, और ऐठ देते एक्सीलरेटर और बढ़ जाता है। माने क्या कि गाड़ी की एक्सीलरेशन हो रहा है। अब एक्सीलरेशन दो तरह से होता है, एक पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है, एक निगेटिव एक्सीलरेशन होता है। अब देखिए, अब निगेटिव एक्सीलरेशन जो होता है उसको डिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिटार्डेशन कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन को। अब जैसे देखिए, गाड़ी के एक्सेलरेशन दो समय पर होता है, चाहे तो गाड़ी के स्पीड बढ़ा दीजिए, चाहे गाड़ी के स्पीड कम कर दीजिए। तो गाड़ी के स्पीड कम कीजिएगा तो निगेटिव एक्सेलरेशन वो कहला जाएगा, ठीक। आप बढ़ा दिए तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो निगेटिव वाला के रिटार्डेशन कहते हैं। समझ में आ गया। तो कोई माने वेलोसिटी में चेंजेस हमको देखने को मिले एक पीरियड ऑफ टाइम में, एक पीरियड ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी में चेंजेस देखने को मिलता है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। अब एक्सेलरेशन का होता है, आप जान भी गए होंगे। अब उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों इंडिकेट करता है डायरेक्शन को। एक्सेलरेशन जो है दोनों इंडिकेट करता है कि निगेटिव के तरफ है कि पॉजिटिव के तरफ है। तो ये अब दोनों समझा दिए हैं। यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमको पता करना रहे, तो ए इक्वल टू वी बाई टी के फॉर्मूला बैठता है, वी बाई टी के फॉर्मूला बैठता है। अब जैसे देखिए हम बता रहे हैं, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ना, क्यों यूनिफॉर्म उसको बोलते हैं, कभी सोचे हैं क्या, नहीं ना, तो बता रहे सुनिए, उसी के लिए तो मैं बताने के लिए, सुनिए सुनिए। यूनिफॉर्म का मतलब होता है, आप जब यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, तब स्कूल में सबका देखते होंगे कि सबका एक ही जैसा यूनिफॉर्म रहता है, सबका एक के ड्रेस रहता है। जैसे स्कूल में आप कोई क्लास के रहो, सीनियर हो चाहे जूनियर हो, चाहे कोई जात के रहो, चाहे कोई धर्म के रहो, कोई चीज़ रहो, आपका जो है ड्रेस एक ही रहेगा, एक बात जान जाइए। तो यो यूनिफॉर्म उसको बोला जाता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक ही जैसा, तो एक ही जैसा जिसका मतलब कि एक ही जैसा मतलब क्या कि कांस्टेंट रहे, एक के रहे, एक ही चीज़ रहे, जो वही से चलता रहे, मतलब क्या कि वो कांस्टेंट रहे। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक ही जैसा रहेगा। मतलब कि वो एक्सेलरेट कर रहा है, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो रहे, एकदम वही रहे, घटे ना बढ़े।
इसको निकालने के लिए एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम टेकन हम लोग लगाते हैं फार्मूला। अब इसको देखिए फिगर को, आप समझ भी सकते हैं। Images of car are equally spaced. The car is moving with constant positive velocity shown by red arrows, maintaining the same size. अब देखिए, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होता है, जैसे इसमें तो कह रहा है कि कार जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है पॉजिटिव वेलोसिटी में, एकदम माने कि एकदम एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है, लेकिन उसका कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी वही है, जितना से जा रहा है उतने से जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, इसमें रेसी नहीं लगेगा, जो है सो वही है। आप देखिए, अब इसमें कोई डिस्टेंस बढ़ रहा है क्या? 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा था, मैंने पहले वाला गाड़ी जो है 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, दूसरा भी 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, थर्ड भी जा रहा था, फोर्थ फिफ्थ सब जा रहा था। तो आप देखिए, वे जो है फर्स्ट है तो फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड है तो सेकंड रहेगा, क्योंकि ये इतना ही स्पीड बढ़ा रहा है और ये भी इतना ही स्पीड बढ़ा रहा है, ये भी इतना ही बढ़ा रहा है, फोर्थ भी इतना, भी फिफ्थ कार भी इतना ही स्पीड बढ़ा रहा है, मैंने सबका स्पीड है सेम। तो इसमें कोई आपको एक्सेलरेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये जो है जीरो, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखिए कह रहा कि इमेजेस ऑफ कार बिकम्स फार्दर अपार्ट एज टाइम इंक्रीजेज। अब कह रहा कि कार का जो एक इमेज देखिए और उसमें दिखा रहा है कि टाइम बढ़ते जा रहा है। अब आते हैं हम लोग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन। अब देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में रहता है, उस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मतलब वेलोसिटियो रहेगा और एक्सेलरेशन भी रहेगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा। तो एक्सेलरेशन जो होता है यूनिफॉर्म रहता है, जैसे देखिए एरो बना के नीचे में दिया गया ना कार के सामने, इसमें ये मेंटेन कर रहा है कि सेम लेंथ है, सेम लेंथ को दिखा रहा है, और वेलोसिटी जो है बढ़ते जा रहा है। ऊपर में जो एरो बनाया हुआ है ना, वो मतलब कि दिखा रहा है कि कार जो है लॉन्गर, मतलब कि ज़्यादा, मतलब कि उधर जा रहा है, तो वो चीज़ को दिखा रहा है। अब इसको देखिए तो ये देखने में लग रहा है क्या कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है और या पॉजिटिव वेलोसिटी हो रहा है, मतलब कि एक के स्पीड में जा रहा है और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव वेलोसिटी, और एक ही एक्सेलरेशन से जाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब मान लेते वही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन छोड़कर वो एक्सेलरेशन बढ़ा के जाए तो अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा। करा कि इंस्टेंट स्पीड एट पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन इज द सेम। इसमें देखिए इक्वल इंस्टेंट स्पीड रहे कोई पॉइंट पर, इक्वल एलिवेशन का मतलब कोई पॉइंट रहे इक्वल एलिवेशन का पॉइंट पर इंस्टेंट स्पीड रहे, मतलब जो तुरंत का स्पीड रहे, सेम रहे, तो उसका वेलोसिटी जो है अलग अलग रहेगा, क्योंकि वो जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। अब जैसे फ्री फॉल और एयर रेसिस्टेंस, तो फ्री फॉल रहे, कोई चीज़ गिर जाए फ्री, मतलब बिना कोई उसमें किए वो ऑटोमेटिक गिर जाए, या कोई एयर रेसिस्टेंस रहे, तो वो सब चीज़ में देखने को मिलता है। अब ये देखिए, ये साइंटिस्ट जो हैं हमारे एकदम इन्हीं के कारण फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, ठीक, फिजिक्स इन्हीं के कारण पढ़ना पड़ता है। इनका नाम जो है ना गैलीलियो गैलीली, इटालियन फिजिस्ट हैं ये, मतलब ये फिजिक्स के बारे में इतना पढ़ लिए ना तो कुछ पूछना नहीं है, ये साइंटिस्ट हैं फिजिक्स के, और ये एस्ट्रोनॉमर हैं, आकाश उकाश में जाता है ना सब, वही चीज़ भी है यहाँ। और ये गैलीलियो, इनका नाम है गैलीलियो गैलीली, ये इटालियन फिजिस्ट है। ये जो है क्या किए कि फॉर्मुलेटेड लॉज ऑफ मोशन फॉर ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल, ये जो है बताएं कि लॉ दिए, मोशन का लॉ दिए कि ऑब्जेक्ट कोई फ्री फॉल में रहे, मतलब अपने से गिरे, एकदम उसको फ्रीली गिराया जाए, तो वो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट को फ्रीली गिराया जाए तो वो चीज़ के बारे में बताएं। तो ये कहें कि अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज एनी ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलॉन, मतलब ये बताए ना कि कोई अगर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट को, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉलिंग रहे, माने गिर जाए, तो वो ऑब्जेक्ट जो रहेगा ना, कोई भी ऑब्जेक्ट रहे वो गिर जाए, मूव करे, फ्रीली गिरे, तो वो जो है ग्रेविटी के अलॉन में गिरता है, मतलब कि जिधर ग्रेविटी रहेगा उधर ही गिरेगा,
ठीक है। अब मान लेते हैं न्यूटन वाला देखे है ना कि कितना सब पूछता है कि एप्पल एप्पल नीचे ही काहे गिरा, ऊपर काहे नहीं चल गया, नीचे काहे गिर गया, हमको एप्पल से क्या दुश्मनी था कि एप्पल नीचे गिरा। तो देखिए ये जो है ग्रेविटी के कारण हुआ है, न्यूटन साहब बताए थे उसके बारे में। ठीक, तो न्यूटन के भी लॉ पढ़ना है, ये सब चीज़ ऐसा कुछ बात नहीं है, मोशन में न्यूटन लॉ ये सब भी पढ़ना रहता है। तो देखिए कह रहा है कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये डिपेंड नहीं करता है कि उसका इनिशियल मोशन क्या है ऑब्जेक्ट का। आप कहिए इनिशियल मोशन क्या होता है ऑब्जेक्ट का, तो देखिए बता रहे इनिशियल मोशन मतलब होता है शुरुआती मोशन, मतलब कि जो पहले शुरुआती तौर पर है, तो शुरुआती तौर पर क्या होगा, जीरो। जीरो, तो जीरो से ना स्टार्ट होता है कोई चीज़, तो शुरुआती इसका क्या होगा, जीरो। तो इनिशियल पॉइंट क्या हो गया इसका, जीरो। मोशन क्या हुआ इनिशियल, जीरो। तो उस पर ये डिपेंड नहीं करता ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया। ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड के मतलब क्या, अब ड्रॉप मतलब नहीं जानते हैं, गिराना, एक बूंद दो बूंद गिराते हैं ना, ड्रॉप ढारते हैं ना आप लोग, पानी में डालते हैं ना ड्रॉप, अब पीते हैं ना, आँख में डालते हैं ना ड्रॉप, तो ये सब चीज़ होता है ड्रॉप। तो ड्रॉप का मतलब होता है रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। जैसे देखिए कोई डब्बा में रेस्ट में रहेगा, आराम करते रहेगा बेचारा एकदम, ठीक, तंदुरुस्त होकर आराम करेगा। आप क्या कीजिएगा, उसको उल्टा करके या डब्बा के ड्रॉप करवा दीजिएगा, उसको गिरा दीजिएगा, तो क्या होगा, वो बेचारा गिर जाएगा धपाक सुना। तो वही चीज़ कह रहा है कि ड्रॉप्ड का मतलब होता है कि कोई रेस्ट से रिलीज करना, उसको रेस्ट में नहीं रहने देना। ड्रॉप हो गया, वो गिर गया, तो रेस्ट में कहाँ रहा, तो मोशन में आ गया। थ्रोन डाउनवर्ड, और वो नीचे की तरफ गिर गया, चाहे थ्रोन अपवर्ड ऊपर की तरफ गिर गया, तो रेस्ट में कहाँ रहा, नहीं न रहा। कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स रिगार्डलेस ऑफ द इनिशियल मोशन। कह रहा है कि एक्सेलरेशन जो होता है ना एक ऑब्जेक्ट का, वो फ्री फॉल में अगर देखें तो ये डायरेक्टेड डाउनवर्ड की तरफ जाता है। मैंने कोई चीज़ के गिरा के देखिए ना, कलम के, कॉपी के, कुछ गिरा के देखिए, वो नीचे ही गिरेगा, डाउनवर्डे गिरेगा। क्यों, क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ इनिशियल मोशन, ये भी कह रहा है, मतलब कि वो जो है ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, ग्रेविटी जिधर रहेगा उधर ही गिरेगा। तो हमारा अर्थ का ग्रेविटी कहाँ रहेगा, नीचे ही ना है, तो नीचे ना गिरेगा। अब कह रहा है कि इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ फ्री फॉल एक्सेलरेशन, मतलब कि फ्री फॉल एक्सेलरेशन मतलब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मैंने कोई अपने से गिरे तो उस क्या करे, उसमें ग्रेविटेशनल इफेक्ट लग रहा है जिसके कारण से अपने तरफ खींच ले रहा है। तो वो अब वो उस तरह के मैंने फॉल हो, एक्सेलरेशन उस तरह के गिरे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो। तो जी का वैल्यू क्या होता है, अर्थ ऑफ ग्रेविटी का क्या होता है वैल्यू, तो 9.80 होता है। अब ये सब पे 9.80 लगाता है, ठीक है, ऐसे कितना 9.8 भी बोलता है। अब कितना कैलकुलेशन माने कि आसान बनाने के लिए 9.10 लेके चलता है कि बैक 10 लेके चलो, कट जाएगा जल्दी जल्दी, कुछ का ना डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा के थोड़ी ना रहेगा। तो कितना ग्रेविटी जो है 9.8 लेके चलता है, कितना 10 भी लेके चलता है, इससे वैल्यू एग्जैक्ट 9.8 ही होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रहता है। जी जो है घटता है कब, जब अगर अल्टीट्यूड बढ़ है उसके साथ, मतलब कि उसका हाइट बढ़ है, जितना हाइट बढ़ाइएगा ना उतना ग्रेविटेशन जो है घटेगा, उसका ग्रेविटी घटेगा। आप आसमान में ले ले चल जाइए पूरा एकदम, आप पूरा आसमान में ले ले चल गए ई ग्रह से ऊ ग्रह, तो लो ना आप तो घिंचावे नहीं करेगा, उसके ग्रेविटी कम हो जाएगा, अब वो रह जाएगा वहीं पर। सुने नहीं है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंक देंगे कोई चीज़ करें तो दोबारा लौट के आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो है ग्रेविटेशन वाले चीज़ को, ग्रेविटी को छोड़कर दूसरे ग्रेविटी में वो चला जाता है। समझ में आया, इसके कारण से तब ज़्यादा अगर ऊंचा चल जाइएगा तो अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा पाएगा, बहुत कम ना के मात्रा में ऐसे ही लग रहा है, और नहीं लगेगा, अब वहीं रह जाएगा, घिंचाएगा ही नहीं। आप पेन को फेंक दीजिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो दोबारा लौट के नहीं आएगा, एकदम लिखित है, समझ जाइए। एरोप्लेन के उड़ा दीजिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो दोबारा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसका इतना स्पीड है ना कि वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में के जितने भी और ग्रेविटी ये सब जितने भी, वो सबको पार कर जा रहा है, और पार करने के बाद वो अलग ही
ग्रेविटी की तरफ चला जाएगा। अब जी जो है, गिरी बोल रहे हैं, सॉरी, जी जो है उसके लैटिट्यूड के साथ, हाइट के साथ, उसके डेप्थ के साथ, अर्थ के सरफेस के साथ, ये सब पर मतलब वेरी करता है। जैसा मैंने अर्थ के सरफेस रहे, जैसा हाइट रहे, जैसा लैटिट्यूड रहे, जैसा गहराई रहे, उसके डिफरेंस से करता है, डिफर करता है। ठीक है। अब 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलिए या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलिए, ये अर्थ सरफेस का एवरेज है। एवरेज जो होता है ना अर्थ के सरफेस पर, ये एवरेज ग्रेविटी होता है। ठीक है, जो सब पे लगता है इतना ग्रेविटी, कॉपी कलम टेबल चेयर बुक हर चीज़ पर, आदमियों पर लगता है, चिड़िया उड़िया सब पर लगता है। करा के द इटैलिसाइज्ड जी विल बी यूज्ड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप देखिए इटैलिसाइज्ड जी जो होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। मतलब छोटका जो जी लिखते हैं ना हम लोग, वो इटैलिसाइज्ड होता है। ठीक, और इसका हम लोग ये डिनोट करने के लिए करते हैं कि ग्रेविटी के मतलब कि प्रभाव में जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसके चीज़ को, उसी चीज़ को दिखाने के लिए। करेक्ट, नॉट टू बी कंफ्यूज विथ जी फ्रॉम ग्राम्स। अब ये ना कि जी के मतलब ग्राम समझ जाइएगा, तो यहाँ ग्राम के बात नहीं हो रहा, जी के मतलब होता है ग्रेविटी। विथ नेग्लिजिबल एयर रेसिस्टेंस फॉलिंग ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एक्सिलरेट डिफरेंटली स्टोन वर्सेस फीदर। अब देखिए एनसीईआरटी के बुक में को दिया है कि एक ऐसा रेसिस्टेंस रहे जो नेग्लिजिबल रहे, उसको माना ना जाए, मतलब वो एकदम ना के मात्रा में रहे। ठीक, और वहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को फ्री फॉलिंग करवाएं, मतलब कि एकदम गिरा दें, उसमें एयर उयर ना रहे, कोई रेसिस्टेंस ना रहे, कोई रोके उके वाला ना रहे, एकदम हवा हट जाए, एकदम वैक्यूम रहे, उस तरह के माहौल पर आप कोई चीज़ को गिराएं। एक साइड पत्थर को गिराएं और एक साइड फिर फीदर को गिराएं, और दोनों के एक के समय पर गिराएं, तो आप देखिएगा ना कि फीदर जो है और स्टोन जो है दोनों एक के समय पर पहुँचेगा। अगर एयर रहे तो जिसका मास ज़्यादा रहेगा वो पहले गिरेगा। अगर एयर रहे तो जिसका मास ज़्यादा है वो पहले गिरेगा, और जिसका मास कम है वो देर से गिरेगा। ठीक है, ज़्यादा हल्का रहा ना तो गिरबो नहीं करेगा, उड़ते रह जाएगा, समझ जाइए। तो जैसे पत्थर ले लीजिए, एगो पंख ले लीजिए, और दोनों को गिराइएगा ना, हवा ना रहे, हवा नहीं रहना चाहिए, माने कि कोई रोक टोक करने वाला नहीं रहे, तब देखिएगा कि दोनों एक साथ गिरेगा नीचे। ठीक, कोई हाइट से गिराइएगा तो, अगर हवा रहे तब तो पत्थर गिरेगा। वही चीज़ को यहाँ करके दिखा रही है, बता रहा है कि ऐसे ऐसे चीज़ को गिरा ये वो, उसमें जो है सिमेट्रिकल पाथ दिखा रहा है। ये फिगर जो था इसमें सिमेट्रिकल पाथ है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। देखिए ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरा 19 मीटर पर सेकेंड, 19 मीटर पर सेकेंड, 90 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। अब करा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज द सेम एट इक्वल हाइट। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड जो है, ठीक, वो भी सेम है और इक्वल हाइट से गिर रहा है। इमेजेस बिकम क्लोजर टुगेदर एज टाइम इंक्रीजेज। अब इसका इमेज जो है ज़्यादा क्लोजर है, एक दूसरे के साथ ज़्यादा है। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो उसका अलग अलग डायरेक्शन में है। जब बॉल को गिराया जा रहा है ऊपर तो तब क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रह रहा है, जिसको वायलेट एरो से दिखाया हुआ है। देखिए वायलेट एरो से है ना दिखाया हुआ है। हाँ, अब इधर देखिए, और उसका लेंथ भी सेम है। वेलोसिटी अगर घटेगा और ऊपर की तरफ मोशन में रहे तो उसको रेड एरो से दिखाया है, देख लीजिएगा। पॉजिटिव वेलोसिटी और निगेटिव एक्सेलरेशन है इसमें। वेलोसिटी जो है 0 हो जा रहा है मैक्सिमम हाइट पर, और टाइम ड्यूरेशन जो है फ्लाइट जैसे ऊपर कोई जा रहा है अपवर्ड की तरफ तो उसका टाइम ड्यूरेशन मतलब दिया हुआ है, तो आने में भी उसका टाइम जो है सेम में लगेगा, जाने में जितना लगा उतना आने में भी लगेगा।
ठीक है। जैसे देखिए एरोप्लेन जो होता है ना, वो ज़्यादा जो है स्पीड से उड़ता है, लेकिन टेक ऑफ लैंड करता है ना, ये दोनों चीज़ करता है ना, तो इसी में टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसी में आधा घंटा खींच देता है। मतलब कि उतरे में या उड़ावे में ही आधा घंटा खींचा जाता है, 15 मिनट तक खींचा जाता है, 15 से 20 मिनट, क्योंकि उस तरह का उसको बनाना पड़ता है। तो जो टाइम उसको फ्लाइट करने में लगा वही टाइम उसको जो है फ्लाइट को जो ऑफ करवाने में लगा वही टाइम जो है फिर वापस आएगा तो उसमें भी लगेगा। कह रहा है कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक, वो बताना है। फिर कह रहा है कि नेम द क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वो क्वांटिटी का नाम बताना जो ये दिखा रहा हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को। फिर थर्ड में कह रहा है क्या पार्टिकल डिस्क्राइब अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 114 की 14 मीटर है, और उसका डिस्टेंस क्या और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करे ये बताना है, ठीक। ये आपके बुक का क्वेश्चन एनसीईआरटी 8.4 का, तो बना लीजिएगा आप लोग। अब देखिए कह रहा है कि व्हाट डज स्लोप ऑफ पोजीशन, अब टाइम ग्राफ से आप स्लोप उसका देखिएगा कि किस तरह का स्लोप का पोजीशन होगा, इसको भी बनाइएगा। कह रहा है कि इफ़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस व्हाट टाइम ऑफ मोशन डज इट रिप्रेजेंट। कह रहा है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर देखा जाए तो टाइम एक्सिस से देखेंगे तो पैरेलल रहेगा, तो क्या किस तरह के मोशन मतलब कि दिखा रहा है। और थर्ड में देखिए कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का इक्वेशन देखिए। पहला सुनिए, कह रहा है कि वेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे, मैंने सीधे लाइन में मूव करे एकदम सीधा, तब उसका क्या होगा, तो v इक्वल टू वी नॉट प्लस 80। इस इक्वेशन को लगाएंगे और उसके बाद पुट करेंगे x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स, ठीक। तो एवरेज एक्सेलरेशन डिस्क्राइब हुआ। अब कह रहा है कि हाउ फास्ट द वेलोसिटी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कैसे एवरेज एक्सेलरेशन जो है उसको डिस्क्राइब करना है और बताना है कि कैसे वेलोसिटी जो है चेंज करता है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो देखिए एवरेज जो होता है वेलोसिटी तो डेल्टा भी बाय डेल्टा टी, मतलब कि डेल्टा लगने का मतलब कि बहुत कम डिफरेंसेस देखने को मिलता है, ठीक। तो वेलोसिटी में भी और टाइम में भी, तो हो जाएगा भी का क्या होता है, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, या टी है तो डेल्टा टी रहेगा अपन में। फिर जैसे एवरेज एक्सेलरेशन जो है डेल्टा भी के मतलब होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, और ये डेल्टा एक्स जो ट्रायंगल की तरह लगता है उसको डेल्टा बोलते हैं, तो ये डेल्टा एक्स का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा टी का मतलब होता है इलैप्स्ड टाइम। अब सेकेंड में कह रहा है कि वेन ऑब्जेक्ट इज कमिंग वर्टिकली और डाउनवर्ड, जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड आता रहे तो उसका बताना है, तो v इक्वल टू वी नॉट प्लस जे टी। आप देखिए इसको जब पुट करेंगे तो हाइट रहेगा, तो h इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल भी लगेगा कुछ, ठीक। तो हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a h। अब इसको बनाइएगा, ये पूछता है इक्वेशन को देता है, मतलब कैसे हमारा इक्वेशन बना उस चीज़ को पूछता है। आप इसको एकदम 75 बार लिख दीजिए, 20 बार लिख दीजिए, जितना बार में याद हो, जितना बार में रटा जाए, जितना बार में सीख ले, जितना कुछो कीजिए, ये एग्जाम में पूछता है। आप इसको जैसे कीजिए आप इसको याद रखिए। कह रहा कि थर्ड में वेन ऑब्जेक्ट इज कमिंग वर्टिकली अपवर्ड, कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मतलब की तरफ आता हो तो वो बताना है, तो v इक्वल टू वी नॉट माइनस जी टी, तो h है निकालना, तो वी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब v स्क्वायर अगर है v निकालना है तो वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक। ऐसा यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का, तो मीटर पर सेकेंड होता है, इधर क्वेश्चन पूछा था तो उसका बता दिए हम, मीटर पर सेकेंड होता है। और एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो बढ़ता भी है घटता भी है, डिपेंडिंग किस पर आता है, डायरेक्शन पर। डायरेक्शन जिस तरह का रहेगा उस तरह का मन रहेगा, डायरेक्शन जैसे रहे पॉजिटिव तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, बढ़ते रहेगा।
डायरेक्शन निगेटिव तो घटेगा, तब उस पर डिपेंड करता है डायरेक्शन पर। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इसको देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को करने के लिए जो है ए इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, ठीक, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी से हम लोग दिखाते हैं। यही इसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन दिखाने के लिए। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को दिखाने के लिए क्या होता है, ए इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। बस इसमें देखिए क्या होगा, कोई स्पीड बढ़ रहा था एकदम ना के मात्रा में जो है 0.223 ऐसे, मतलब कि स्पीड बढ़ेगा घटेगा एग्जैक्ट टाइम में देखिएगा, तो वही इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है लिमिट ऑफ डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है, इसको याद रखिएगा। और डेल्टा टी मतलब कि दिखा रहा है कि जीरो के नज़दीक में इसका टाइम रहता है, मतलब कि टाइम जो है जीरो के अप्रोच में रहता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है जीरो होता है, जहाँ स्लोप कांस्टेंट रहे, मतलब समझ जाइए कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है जीरो है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो पॉजिटिव रहता है जब कर्व रहे, कनकेव अप रहे, मतलब जब कर्व रहे तब कनकेव अप की रहता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है निगेटिव रहता है जब कर्व कनकेव डाउन रहे, उसका डाउन की तरफ बन रहे, तो तब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। बाकी बताना है कि गिव द इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन, और बताना कि व्हेन अ कार स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स तो व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी, मतलब कि इक्वेशन देना है यूनिफॉर्म मोशन का, वो लिखना है। और ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक कार रुक जाता हो ब्रेक लगाने के बाद तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो रुक जाएगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, वजन जाइए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन 4 में कर रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के सुनिए, तो इन दिस काइंड ऑफ मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन सर्कल विथ फिक्स स्पीड बट द डायरेक्शन इज चेंज्ड बाय द टाइम, सो द वेलोसिटी ऑफ द चेंज, सो इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन मोशन। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, दिस इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर। अब देखिए इस तरह के जो मोशन रहता है ऑब्जेक्ट का, तो वो सर्कल की तरह मूव करता रहे तो उसका जो होगा फिक्स एक स्पीड होगा, तबे वो सर्कल की तरह मूव करेगा, ठीक। तब उसका लेकिन डायरेक्शन जो है चेंज करते रहेगा टाइम के अनुसार। अब मान लेते हैं एक सर्कल है, तो सर्कल पर घूमिए ना, तो इसका हर एक पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट पर इसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो इसका जो है चेंज नहीं भी करे तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, तो इसका वेलोसिटी अलग रहेगा। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक, क्योंकि ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसी को कहते हैं, क्योंकि अगर आप जब इस तरह के चलिएगा कांस्टेंट स्पीड से तो क्या होता है कि सेंटर की तरफ जो है खींचने वाला फोर्स लगता है, इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इसका नाम पड़ गया। और एक्सेलरेशन मोशन क्या होता है समझ में गए आप, ये जो है डायरेक्ट सेंटर की तरफ लगता है। करेक्ट, वाट रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या मतलब कांस्टेंट रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो क्या रहेगा, वेलोसिटी तो उसका नहीं रहेगा, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, और क्या रहेगा। वाट चेंजेस कंटिन्यूसली इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या मतलब कि होता है, तो इसका जो है वेलोसिटी चेंज होता रहता है, डायरेक्शन चेंज रहता है, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज रहता है, डायरेक्शन चेंज होते रहता है। अब क्वेश्चन बैंक है, इसमें क्या क्वेश्चन बनाइएगा, एक का एक क्वेश्चन इसमें का पक्का एकदम 100 में 100% कर रहे हैं, पूछता ही है, इसमें से पक्का क्वेश्चन लड़ जाएगा, एकदम लिखित है मेरा। अब जहाँ इम्पोर्टेंट लिखना है लिख लीजिए इसको। ये सब 1 नंबर के क्वेश्चन है। करा कि कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो इवन व्हेन डिस्टेंस इज नॉट जीरो, करा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है जब डिस्टेंस जो है जीरो रहे तब, तो ये बताना है, हाँ सही गलत क्या है इसका बताना है आपको, आपको खुद ट्राई करना है। करा कि कैन, देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होता है। कैन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बी स्मॉलर दैन मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, करा कि क्या डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा,
तो वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से छोटा हो सकता है, वो चीज़ को बताना है आपको। कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। हाउ कैन यू गेट ए स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ? कैसे मतलब कि आप पता कीजिएगा उसका ऑब्जेक्ट का स्पीड देखकर डिस्टेंस से उसका टाइम ग्राफ जो दिया उससे, तो आपको बताना दिया हुआ रहा है। तो हाउ कैन यू गेट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स स्पीड टाइम ग्राफ? कैसे आप उसका मतलब डिस्टेंस गेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को देखकर उसके स्पीड से, टाइम ग्राफ जो दिया रहेगा उससे। कह रहा है कि 6 में कि अ ब्रिक एंड एन एलिफेंट आर इन फ्री फॉल। एगो ईंटा एगो हाथी के गिराया जा रहा है फ्री फॉल, तो व्हाट इज कॉमन इन देयर मोशन? तो देखिए यही है कि दोनों जो है फ्री फॉल है। फ्री फॉल का मतलब कि नो एयर रेसिस्टेंस, हवा नहीं है, तो दोनों एक के साथ गिरेगा, दोनों का वेलोसिटी जो होगा सेम रहेगा। ये एक्सेलरेशन भी, एक्सेलरेशन तो होगा कहाँ कर रहा है, 0 रहा। कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हाट इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट? कह रहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है तो क्या वेलोसिटी जो हाई पॉइंट पर क्या होगा वो बताना। कह रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है डिफाइन कीजिए, तो बताइए किए कीजिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बताए हैं कीजिए। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि एक ही मतलब कि स्पीड से जो है कांस्टेंट मोशन होता रहे, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन से मतलब वो चलते रहे, उसको कहते हैं। और इसका जस्ट उल्टा नॉन यूनिफॉर्म। स्केलर और वेक्टर क्या होता है डिफ्रेंशिएट कीजिए। हम बता ही दिए हैं कि वेक्टर के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, स्केलर के पास नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता ही नहीं है। रिटार्डेशन क्या होता है देखिए पूछ दिया। निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। हेलो, तो सॉरी थोड़ा सा बीच में कॉल आने के कारण डिस्टरबेंस हो गया था। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि रिटार्डेशन क्या होता था, बता दिए निगेटिव एक्सेलरेशन। फिर कह रहा है कि कैन स्पीड ऑफ अ बॉडी वेरी विथ इट्स वेलोसिटी कांस्टेंट? क्या मतलब कि बॉडी का जो स्पीड जो है वो वेरी करता है उसके वेलोसिटी कांस्टेंट के साथ, तो एक्सप्लेन कीजिए, तो वो बताना है। तो ये तो हम बताए ही हैं। फिर कह रहा है कि वाई सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड? क्यों सर्कुलर मोशन जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ रहता है, तो हम बता ही दिए हैं। ठीक, और इसलिए हम उसको एक्सेलरेटेड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है उसमें। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? ये तो पहले ही ये बता दिए हैं एकदम फर्स्टे में जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहे थे, तो सेम टू सेम लिख दीजिएगा। डिफरेंस बताना है स्पीड और वेलोसिटी में, बता दिए हैं। स्पीडोमीटर का होता है, ओडोमीटर का होता है। तो स्पीडोमीटर क्या करेगा, स्पीड को इंडिकेट करेगा। ओडोमीटर भी वही करता है और कुछ नहीं इंडिकेट करेगा। यही तो स्पीड और ओडो होता है, गाड़ी में लगल रहता है। ये 3 नंबर के क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको बढ़िया से, आप लोग खुद पढ़ के बनाइएगा। ये आपका होमवर्क है, आप इसको बना लीजिएगा। करा कि अगर एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाए 49 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंप्लीट अपवर्ड जर्नी? तो कितना मतलब किस लगेगा कि उसको पूरा कंप्लीट जर्नी करने के लिए, और क्या मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा वो बताना है। तो बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, मैंने स्ट्रेट से, तो जीरो 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 से स्टार्ट कर रहा है और 20 मीटर तक वो कवर कर रहा है। और पहला में कह रहा है कि सेकेंड में है,
पहला जो है 2 सेकेंड में करता है, फिर कह रहा है कि 160 मीटर मतलब करता है, और फोर्थ नेक्स्ट जो 4 सेकेंड करेंगे, सेकेंड में जो होगा वो और उसका बताना है कि क्या वेलोसिटी होगा 7 सेकेंड में जब स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन को अपने से बढ़िया से पढ़िएगा थोड़ा भी। कह रहा है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ड्राइव ऑल 3 इक्वेशन। हम बोले थे ना क्वेश्चन पूछता है, इक्वेशन वाला पूछता है तो उसको ड्राइव करना कैसे भी कर लीजिए, तो जैसे किया वैसे कर दीजिएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि ए कार मूविंग एट रेट ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड अप्लाई ब्रेक विच प्रोवाइड्स अ रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ मच टाइम डज द कार टेक टू स्टॉप, हाउ मच डिस्टेंस डज द कार कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, what would be the stopping distance needed if speed of the car is doubled। बताना है कि कार जो है 72 किलोमीटर पर आवर के मतलब कि रेट से जो है वो मूव कर रहा है, तो उस पर अगर ब्रेक लगाते हैं तो उसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, प्रोवाइड करेगा, रिटार्डेशन होगा, रुकेगा तो स्पीड घटेगा ब्रेक लगाने पर, तो वो जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हो रहा है। तो कितना टाइम लगेगा उसको रुकने में और कितना डिस्टेंस कवर करेगा रेस्ट में, रेस्ट से मतलब कि पहले रेस्ट से आने के लिए, फिर क्या मतलब कि उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा वो बताना है, और अगर स्पीड जो होगा कार का वो डबल हो जाएगा वो भी बताना है। तो यहाँ से उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और हमारे चैनल पर बने रहे, और नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर, नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन को प्रेस भी कर दे, जिससे हमारा वीडियो जो आपके तक पहुंचते रहे और हमारा मनोबल भी बढ़ते रहे। तो फिर मिलेंगे, फिर जोश और पूरे जुनून के साथ, और यहाँ आए हैं तो कुछ सीख कर ही जाएंगे, खाली हाथ जाने का कोशिश भी नहीं कीजिए, नहीं तो आप ही को घाटा है, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो एक के ये हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिए, अब दूसरे चैप्टर में मिलेंगे आप लोगों को अगले वीडियो के साथ। तो एक सैल्यूट हमारे देश के सभी लोगों के लिए जो इस काल में अपने आप को सेफ्टी और अपने आप को मतलब उस तरह से माहौल में बना कर रख रहे हैं, और देश के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो देश को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ करें, तो एक सैल्यूट उनके लिए भी। जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पूरा एकदम शानदार ज़बरदस्त क्लास के साथ।